नमस्कार दोस्तों रिसेंटली जो एयर इंडिया का हादसा हुआ अहमदाबाद में, ये सिर्फ भारत को नहीं पूरे दुनिया के एविएशन सेक्टर को हिला कर रख दिया है। और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए सरकार कई सारे स्टेप्स ले रही है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि नए एविएशन रूल्स जारी किए गए हैं रिगार्डिंग डिमोलिशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस नियर एयरपोर्ट्स। ये अगर आप देखोगे खबर आई है, गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू रूल्स टू डिमोलिश ऑब्स्ट्रक्शन नियर एयरपोर्ट्स। मतलब आपने देखा होगा कई सारी इमारतें, पेड़, कई ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है कि फ्लाइट के लैंडिंग और टेक ऑफ को ऑब्स्ट्रक्ट करती हों, तो उसी से रिलेटेड ये पूरा कानून है। और लेट मी टेल यू, ऑलरेडी अगर आप देखोगे भारत में कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, उन एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द कई ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो एयरक्राफ्ट के लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो नया ड्राफ्ट रिलीज किया गया है इसका नाम है एयरक्राफ्ट डेमोलिशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस रूल्स 2025 और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जारी किया है। ये अभी के लिए ड्राफ्ट है, लोगों की, पब्लिक की ओपिनियन जानी जाएगी और उसके बाद फाइनली इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है? पर्पस है टू एम्पावर अथॉरिटीज कि अगर उनको लगता है कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग में इश्यूज आ सकते हैं, उसके सेफ्टी को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, तो उसको इमीडिएट बेसिस पर तोड़ दिया जाए, डेमोलिश कर दिया जाए। और देखिए, यहां पर जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसको कहा जाता है ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सर्फेसेस। ये बेसिकली एक इमेजिनरी सर्फेसेस होता है। मैं आपको दिखाता हूं। फॉर सपोज ये एयरपोर्ट हो गया और यहां से जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करती है, लैंड करती है। मतलब जैसे भी यहां पर आपको पता ही है कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो है रनवे होता है यहां पर, और जो फ्लाइट्स हैं टेक ऑफ लैंड करती हैं। तो यहां पर क्या है, अगर आप देखोगे ये इमेजिनरी सरफेस है, ऐसा बनाया हुआ है। तो इस इमेजिनरी सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ना तो कोई पेड़ होना चाहिए, ना कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, ना कोई टावर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला देखेंगे तो यहां पर ये जो टावर है ये इस इमेजिनरी सरफेस के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ये काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल है वो थोड़ा नीचे है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये इमेजिनरी सरफेस से नीचे है। तो एक प्रकार से ये सरफेस जो है वो तय किया जाता है कि जो भी फ्लाइट लैंड कर रही है, टेक ऑफ कर रही है, कहीं उनको इश्यूज तो नहीं आएगा। जो कंट्रोल टावर है एयरपोर्ट पर, उनके साथ कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो इसी की वजह से ये अबव जितना भी एरिया है ना, इसको क्लियर रखना पड़ता है। यहां पर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो रूल्स लाया जा रहा है उसमें क्या बोला गया है, इसमें बेसिकली एम्पावर किया गया है डीजीसीए को, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को। उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि देश में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें और उन एयरपोर्ट्स के आसपास कोई भी अगर स्ट्रक्चर उनको मिलता है, इस तरह का टावर वगैरह अगर दिखता है, तो उसको इमीडिएट बेसिस पर तोड़वाया जाए। तो इसके लिए डीजीसीए क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा और उन स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर कर देगा एज हजार्डस ऑब्स्टिकल। और ये बेसिकली बोला जाएगा वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, उनको बोला जाएगा कि विदाउट एनी डिले उन ऑब्स्ट्रक्शंस को आप तोड़ दीजिए, डेमोलिश कर दीजिए। तो अभी प्रॉब्लम क्या रह रही थी ना कि अभी करंटली अगर आप देखोगे तो यहां पर कई सारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना हुआ था। अगर किसी बिल्डिंग को तोड़ना है, किसी पेड़ को काटना है, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आते थे एंड इसकी वजह से चीज़ें जल्दी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ये नए रूल्स के तहत इसको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। मान लो अगर लोकल अथॉरिटीज़ हैं, अगर किसी बिल्डिंग को तोड़ देते हैं, तो ऐसा ना हो कि उनके ऊपर इल्ज़ाम डाला जाए, कोर्ट में केस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए ये पूरा रूल्स जो है वो एक प्रकार से लाया गया है। हाँ, यहाँ पर अगर मान लो किसी की बिल्डिंग है तो सरकार उसको डिक्लेयर कर देती है कि ऑब्स्टिकल है, तो यहां पर क्या है कि वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसके बावजूद भी उस बिल्डिंग को पहले तोड़ दिया जाए। ऐसा ना हो कि अब आपको पता ही हमारे देश के अंदर जो केसेस हैं 10 साल 20 साल कब तक चलते रहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जब तक केस में निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक यहाँ पर बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये रूल्स लाना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। भारत के अंदर अगर आप देखोगे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है। फॉर एग्जाम्पल नागपुर एयरपोर्ट में अगर आप देखिए तो 60 से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। जी हाँ, नागपुर एयरपोर्ट के आसपास 60 से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया था एज हजार्डस इन 2023। लेकिन आपको पता है अभी तक उनका कुछ भी नहीं किया गया है, वो स्ट्रक्चर्स वैसे के वैसे ही हैं। मुंबई एयरपोर्ट में अगर आप देखोगे तो रिसेंटली 90 से ज्यादा जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं उनको भी हजार्डस डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 7 मतलब
कुछ ही ऐसे हैं जिनको डिमोलिश किया गया, वो भी हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। वैसे ही तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में रिसेंटली बताया जा रहा है कि लोकल कैंपेन चलाया गया था जिसमें 600 से ज्यादा नोटिस दिए गए और फाइनली 141 ऑब्स्ट्रक्शंस उनको रिमूव किया गया, जो कि एक बड़ा कदम था। कोलकाता एयरपोर्ट में तो मैं आपको बता दूं उसके आसपास 377 ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन अभी तक उनको टच भी नहीं किया गया, वो वैसे के वैसे ही हैं। तो आप समझ रहे हो ये क्राइसिस ऑलरेडी भारत के अंदर है और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए ये जो पूरा नियम है वो लाया गया है। अब एयर सेफ्टी का रिस्क क्या हो सकता है? ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं ये बेसिकली जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ या लैंडिंग करेगी तो उस केस में मिड एयर टर्बुलेंस कर सकता है, लैंडिंग मिस जजमेंट कर सकता है, मान लो पुअर विजिबिलिटी है तो उसमें हो सकता है कि उस स्ट्रक्चर में जाकर भिड़ जाए। फिर इसके अलावा रनवे जो है ओवर रन हो सकता है, इमरजेंसी डाइवर्शन करना पड़े उसमें खतरा है। मतलब कि कई बार आपने देखा होगा ना कि कोई फ्लाइट है वो लैंड करने ही वाली होती है लेकिन इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से वापस से टेक ऑफ करना होता है विदाउट लैंडिंग। तो उस केस में इमरजेंसी में डाइवर्जन करना हुआ, कुछ भी करना हुआ तो उसके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। अच्छा, यहां पर कितने स्टेक होल्डर्स हैं? जैसे मैंने आपको बताया डीजीसीए, इनकी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि ये चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे ऑब्स्ट्रक्शंस को और कंसर्न पार्टीज को नोटिफाई करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की जिम्मेदारी होगी कि जो भी डीजीसीए से बोला गया है कि ये वाले बिल्डिंग्स ऑब्स्ट्रक्शन है तो उनको आप डेमोलिश करो। और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कई सारे एयरपोर्ट्स हैं, मुंबई एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट जो अडानी के अंडर में है, दिल्ली का एयरपोर्ट जीएमआरसी में है। तो इस तरह के जितने भी एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी होगी कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर उनको दिखता है तो वो तुरंत बताएं इसके बारे में। और हाँ, बिल्डर्स और जो लैंड ओनर्स हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन वो एक प्रोसेस से चलेगा। तो यहाँ पर लीगल और पब्लिक रेस्पॉन्स क्या है? देखो, ये जो ड्राफ्ट रूल जारी किया गया है ये पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन है। बिल्डर्स, सिविल राइट ग्रुप्स, रेसिडेंट्स, वो लोग अपना सजेशन सबमिट कर सकते हो आप वेबसाइट पर जाकर। लेकिन एविएशन एक्सपर्ट और जो सेफ्टी एनालिस्ट हैं उन्होंने इस कदम को प्रेस किया है, सराहना की है कि हाँ ये होना चाहिए था, पहले ही कदम लेना चाहिए था। खैर जो भी है, सरकार अभी ये कदम उठा रही है। लेकिन हाँ, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट किससे आएगा? जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनके ऑलरेडी बिल्डिंग्स बने हुए हैं, जो पॉलिटिकली बैक्ड कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं ना, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। म्युनिसिपैलिटीज को भी दिक्कत होगी कि यहां पर वो वोटर्स की बात सुनेंगे, लोगों की बात सुने, कंप्लायंस करें, क्या करें। तो यहां पर क्या है, अब इसका फ्यूचर इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो काफी कुछ अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव आउटकम है, जैसे कि रनवे सेफ्टी अच्छा हो जाएगा। हम दुनिया में दिखा सकेंगे कि हम ICAO स्टैंडर्ड से कंप्लायंस रखते हैं अपने एयरपोर्ट को। टर्न अराउंड टाइम थोड़ा सा और जल्दी होगा फॉर ऑब्स्टिकल रिमूवल। फिर पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ेगी कि हाँ एयरपोर्ट के आसपास इतने हाइट से ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं हो सकती। फिर इसके अलावा भारत की जो इमेज है ग्लोबल सेफ्टी कंप्लायंस को लेकर वो भी बढ़ जाएगी। हाँ, चैलेंजेस जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोकल पॉलिटिशियंस, लैंड माफियाज, उनसे काफ़ी रेसिस्टेंस आ सकता है, वो लोग ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे कि मत तोड़ो बिल्डिंग। फिर लीगल बैटल्स भी झेलना पड़ सकता है, प्रेशर जो है वो लोकल ऑफिशियल्स का हो सकता है टू एग्जीक्यूट ऑर्डर स्विफ्टली। तो देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको अभी कुछ अपडेट बता देता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था उससे रिलेटेड जो 2 ब्लैक बॉक्स है वो आपका रिकवर कर लिया गया, लेकिन जो दूसरा वाला ब्लैक बॉक्स था ना वो कुछ दिन के बाद रिकवर किया गया था, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। तो इसको काफी ज्यादा डैमेज हुआ है बताया जा रहा है। तो यहां पर बोला यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो ब्लैक बॉक्स है उसको US भेजा जाएगा ताकि डेटा रिकवर किया जा सके। तो एक तो ये अपडेट हो गया। दूसरा, यहां पर देखिए मैं देख रहा था कई लोग कमेंट कर रहे थे रैट के बारे में। कई लोगों के सवाल थे कि ये होता क्या है। जैसे कि एयर इंडिया का जो प्लेन था जो हादसा हुआ है उसमें एक्सपर्ट्स का मानना है कि रैट देखा गया। अब रैट का मतलब वो चूहा नहीं हुआ, ध्यान से समझिएगा। रैट का यहां पर मतलब है रैम एयर टरबाइन। रैम एयर टरबाइन बेसिकली क्या होता है कि एक स्मॉल छोटा सा प्रोपेलर लाइक डिवाइस होता है जो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है जब डुअल इंजन फेलियर होता है। मान लीजिए ये प्लेन है, ये आप व्हील के पास देख सकते हो, ये छोटा सा डिवाइस है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है रैट, रैम एयर टरबाइन, जो कि एक छोटा सा प्रोपेलर है। तो होता क्या है कि मान लीजिए अगर प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो ये क्या करता है कि विंड स्पीड का यूज करके, इस्तेमाल करके इमरजेंसी के समय में पावर जनरेट करता है। मतलब पावर फेलियर हो गया ना, इंजन दोनों फेल हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ये तभी डिप्लॉय होता है जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। मतलब इसके लिए प्लेन को संभालना वैसे ही बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्टीमेटली कोशिश की जाती है कि चलो अगर दोनों इंजन फेल हो गया तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो ये रैम काम आता है। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो वीडियोज़ और ऑडियोज सामने आए हैं एयर इंडिया फ्लाइट के गिरने का, तो उसमें यह देखा गया है कहीं ना कहीं कि दोनों इंजन का जो आवाज़ होता है ना जेट इंजन का, वो शायद आवाज़ नहीं आ रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि दोनों इंजन फेल हो गए और
उस प्लेन में ये वाला जो रैम है वो डिप्लॉय हो गया था, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो अब तो देखते हैं इसको लेकर अल्टीमेटली चीज़ें क्या होती हैं, क्या निर्णय सामने आता है इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन डेफिनेटली ये बहुत बड़ा हो सकता है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं या तो दोनों इंजन फेल हुआ होगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हुआ होगा, या फिर हाइड्रोलिक फेलियर हुआ होगा। ये तीनों ही केस में जो है रैम डिप्लॉय हो जाता है। मतलब एयर इंडिया प्लेन में रैम डिप्लॉय हुआ था, इसका डेफिनेटली मतलब हुआ कि इन तीनों में से कोई चीज हुई होगी। तो देखते हैं इसको लेकर क्या होगा। बट आई होप कि जो आज खबर आई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट एविएशन रूल से रिलेटेड, वो आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको जरूर अवेल करिए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमने एक टीम सेटअप की है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, 0 साथ में लगाइएगा, और आपके जितने भी डाउट्स हैं बैच से रिलेटेड वो रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली बोलिएगा यूज करने के लिए कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है बैच पर ले सकें। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब हो चुका है लाइव, और नया बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको 0 से IAS ऑफिसर बनने तक लेकर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, फुल मेंटरशिप के साथ। फीचर्स जो बनाते हैं प्रतिज्ञा बैच को सबसे खास, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस। और दोस्तों यह सब कुछ के साथ मिलता है क्लियर करो प्रीलिम्स, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। और हाँ, सुबह से कई स्टूडेंट के मैसेज आए, लेकिन 10 जून के बैच अब क्लोज हो गया है। तो सुन लीजिए, 23 जून से वही बैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ आपकी डिमांड पर। इसको लेने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक को, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ANKITLIVE चेकआउट के समय, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर इस बैच को ले सकें। सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत तेजी से भर रही हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए अपनी IAS की जर्नी विद प्रतिज्ञा।